जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज की जो बड़ी खबर है, ब्रॉड शीट की जो रिपोर्ट है हुकूमत पाकिस्तान ने उसको पब्लिक करने का ऐलान किया। यहाँ पे कैबिनेट का इजलास था, उसमें ये फैसला किया और इस वक्त मेरे पास जो है ये तकरीबन 61 पेजेस की रिपोर्ट है जो उन्होंने लिखी है। जस्टिस ये शेख अजमत ये सईद साहब जो हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जज हैं, इन्होंने लिखी है और इसमें इन्होंने तफसील से इन्होंने तमाम जो इसके पहलू थे, स्कैंडल के थे, ब्रॉड शीट के, उनको सामने लेके हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, अभी कुछ पढ़नी बाकी है, लेकिन मेन चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वो ये है कि इसमें जितने भी हमारे साबिक आर्मी के जनरल्स थे जो माजी में आप कह सकते हैं नैब को हेड करते रहे हैं, या जनरल मुशर्रफ साहब को इंक्लूड करें तो 4 बनते हैं, उनको एक तरह की क्लीन चिट दी गई है इस रिपोर्ट में। उनके बारे में कोई ऐसा गलत लफ्ज़, कोई बुरा लफ्ज़, कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिससे ये पता चला उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या पैसे देने में, लेने में, करने में, एग्रीमेंट करने में, और वो फाल्टी एग्रीमेंट अगेन जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को 10 बिलियन रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, या उन्हें पे करने पड़ गए जनरल अमजद साहब के दौर में हुआ था। उस पर भी ऐसा सच कोई बहुत बड़ी उन्होंने उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो इसमें सिविलियंस है 4-5, तो वो बड़ा एक इनका अहम चैप्टर है मेरा ख्याल है। उस पे उन्होंने सारा जो नज़ला डाला गया है वो 2-4 लोगों पे डाला गया है। एक तो फ़रूक आदम साहब पे डाला गया है जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल थे और जनरल अमजद साहब ने उनको अपने साथ भर्ती किया था, एक उन पे डाला गया है। डलना बनता भी था, मरहूम हो कि अब वो नहीं, अल्लाह के हजूर वो पेश हो चुके हैं, वो अपना दिफा करने को तैयार नहीं है। लिहाजा जनरल अमजद साहब ने उनके हवाले से जो कुछ भी कहा है उसको मनवान यहाँ पर इस रिपोर्ट में तस्लीम कर लिया गया। एक उन पर डाला गया, नज़ला डाला गया है। और ये दूसरा जो है उसमें अब्दुल बासित हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये उसके डिप्टी हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन पे आया है। उन पे बल्कि अच्छी खासी मैं समझता हूँ कि उन्होंने तबसरा के बड़े सख्त उनके बारे में कमेंट्स किए गए। शहद अली खान साहब थे, ये भी लंदन में थे, ये भी हाई कमीशन पे थे, उनके बारे में कहा गया। प्लस फिर हम देखते हैं कि एक और अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हैं जो पाकिस्तान के यहाँ लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और वकील भी थे। इन पे तो खैर अच्छी खासी मेरा ख्याल डिटेल से वो बातें बताई गई हैं और बनती भी हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब के जो लैप्सेस हैं वो बड़े मेरा ख्याल खौफनाक और बड़े सीरियस हैं। उनका बताया गया कि उनका क्या क्या रोल था और कैसे उन्होंने यहाँ पे बैठ कर हुकूमत पाकिस्तान या इस मुल्क के जो मफादात थे उन पे कंप्रोमाइज़ किया गया था। और साथ में जॉइंट सेक्रेटरी थे गुलाम रसूल साहब थे, यहाँ पे इसमें लॉ मिनिस्ट्री में थे, और यहाँ पे नाम हसन साकिब, तो ये नैब के डायरेक्टर थे, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। ये वो 4-5 ये अफसरान हैं, 5 बनते हैं सिविलियंस हैं जिनके बारे में बड़ी सख्त ये कमेंट्स इन्होंने दिए हैं, उन्होंने जस्टिस साहब ने दिए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनोसेंट है जिन 4-5 लोगों को सिविलियंस के नाम दिए गए, बाकी कसूरवार हैं, लेकिन जिन्होंने आके ओरिजिनेट किया था, जिनके मेन रोल बनते थे हमारे पुराने साबिक हमारे फौजी अफसरान जो हैं, उनके हवाले से बड़ी सॉफ्ट ये उनकी लैंग्वेज भी बड़ी सॉफ्ट रखी गई है। उनके बारे में कुछ ज़्यादा उनको कुछ कहा भी नहीं गया, उनको छेड़ा भी नहीं गया। एक तरह से मैं समझता हूँ, मैं इस तरह की रिपोर्ट्स कई हम करते रहते हैं, पिछले 20-25 सालों से यही काम ही किया है। तो उन्होंने अपने तय उनको क्लीन चिट दी है, उनको जस्टिफिकेशन दी गई और उन्होंने जो बयानात कमीशन के सामने दिए गए उनको मनोअन उन्होंने तस्लीम किया है, उसमें से कोई फॉल्ट निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब सिविलियंस की बारी लगी है तो उन्होंने एक में उन्होंने वहाँ फॉल्ट भी निकाली है, कसूर भी निकाला है, और एक तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें उन्होंने फिक्स होते हुए दिखाई है। वो चाहे फ़रूक आदम साहब का मसला हो, अब्दुल बासित साहब हूँ, फिर शाह साहब हूँ, या उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि इसमें गुलाम रसूल साहब हूँ या अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हूँ, उनके हवाले से बड़े कीन और बड़े पर्टिकुलर है। मसलन अब ये बात जो है यहाँ से शुरू करते हैं, जनरल अमजद से शुरू करते हैं। अब जनरल अमजद साहब जो है उन्होंने सारा मलबा जो है उन्होंने अपने जो मरहूम वो डेड ये जो है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, ये जो थे अगर उनका नाम फ़रूक आदम साहब था, उन्होंने उन पर डाला है। बल्कि उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है इसके एंड पे ये जस्टिस साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि उनके साथ एक तरह की बड़ी वो हो गई थी, मतलब है उन्होंने कहा नहीं है लेकिन इंप्रेशन ये मिलता है कि वो बड़े भोले थे, बेचारे थे जनरल अमजद, उन्हें पता नहीं था चीज़ों का, और उनके साथ कुछ चलाक और क्रुक लोग थे, उन्होंने हाथ कर दिया। और वो क्रुक लोग अगेन वही प्रोसिक्यूशन साइड पे थे, उन्होंने जो हिदायत उनको दी थी उन्होंने उन हिदायत के बरक्स काम किया। जो मुहदा वो चाहते थे उस मुहदे के अगेंस्ट उन्होंने कोई और मुहदा कर लिया, उनसे ब्रॉड शीट से कर लिया था, लिहाजा उनके साथ एक तरह का धोखा हो गया। इसमें उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है उनको क्लीन चिट देने के लिए जनरल अमजद को, एरर ऑफ जजमेंट, कि उनसे एरर ऑफ जजमेंट हो गई थी कि वो जो अपने प्रोसिक्यूटर जनरल जो है फ़रूक
फ़रूक आदम साहब, उन पर भरोसा कर बैठे थे। अब ये उन्होंने ये कह के सारी डिटेल बताई है। उसमें जनाब अमजद साहब ने भी बड़ा उन्होंने कहा जी, मैंने उनको बुलाकर कहा था प्रोसिक्यूटर जनरल को कि कंपनी है और ये कंपनी जो है ना, ये आउटसाइड पाकिस्तान जो एसेट्स हैं ये उनको रिकवर करने में मदद करेगी। आउटसाइड पाकिस्तान, इनसाइड नहीं है। अब मुहैदा क्या था कि इनसाइड हूँ या आउटसाइड, जो भी पैसे रिकवर होंगे वो ब्रॉडशीट को 20% दिया जाएगा। अब मुहैदे में ये लिखा हुआ है। जनरल अमजद साहब ये कह रहे हैं जी, मैंने तो उनको ये कहा था, उनको फ़रूक आदम साहब को, कि सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जो होंगे अगेन एसेट रिकवरी में वो हेल्प करेंगे, उसमें हम 20% देंगे। तो अब सवाल ये होता है कि जब आपने उनको हिदायत दे दी, क्या साइन करने से पहले मुहैदा आपने एक दफ़ा पढ़ नहीं लिया था? जनरल अमजद साहब ने, आपका बनता नहीं था कि इतना बड़ा मुहैदा कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के करीब हमारी अमाउंट्स पाकिस्तान की बहर हैं, आप उनके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, कि यहाँ पे कि आपके पास पैसे आने हैं। आपने इतना बड़ा मुहैदा करते हो, उसको पढ़ने की जहमत नहीं की थी फाइनलाइज करने से पहले, लेकिन ये भी उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट यहाँ पे उनको दिया गया है। तो प्लस ये कहते हैं कि इन्होंने जो बात की थी कि तीसरा हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ था कि 20% हम आपको देंगे, उसमें कमीशन में से देंगे, और उसमें 30% वो मांग रहे थे, हम 10% ऑफर कर रहे थे। तो आखिरकार 20% पे डील हो गई थी, लेकिन वो भी एसेट जो बाहर से रिकवर होने थे। अब सवाल ये है कि जनरल अमजद जो हैं, इन्होंने कहीं पे ये नहीं बताया, इस पर स्क्रूटनी की थी, भाई साहब ये जो इनिशिएट किया गया था सारा मुआहदा जो है, सारा चीज़ें जो हुई थी, ये तो जनरल अमजद के बिहाफ पे की गई थी। जनरल अमजद साहब जो तारिक मलिक साहब और गजनफर साहब जो इनके पास आए थे, तारिक मलिक साहब जो किसी लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनके बाकायदा वो हैं, उनके दमाद हैं खुद। ये तारिक मलिक जो हैं एक उसमें एयरफोर्स में से डिसमिस हुए थे, आपके जानने वाले थे, रेफरेंस थे, आपको अमेरिका लेके गए थे, वहाँ पर आपकी मुलाकातें करवाई थी, जेम्स जेरी से करवाई, डॉक्टर वहाँ पेपर थे उनसे करवाई, और आपको उन्होंने शो करवाया कि हम बहुत बड़ी कंपनी है जो एसेट्स रिकवरी में मदद कर सकते हैं। आपने वापस आके फिर उनके साथ मुआहदे किया और ये कंपनी 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हुई थी, इससे पहले रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी। अब ये सारी चीज़ें ये इन्होंने की थी, जनरल अमजद साहब ने की थी, लेकिन आपको इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर जनरल अमजद पे कोई एक लफ्ज़ भी नहीं मिलता जिस पे आप ये कह सकें कि जनाब के जज साहब ने ज़रा थोड़ा सा बैठ के कहा, जनरल अमजद साहब आपने ये क्या किया है, आपने डील की, आप अमेरिका गए, आपने उनकी कंपनी उनकी बनाने के फ़ौरन बाद 1 महीना पहले पुरानी बनी हुई कंपनी से कौन मुआहदा करता है? आपने कैसे हिदायत दी प्रोसिक्यूटर को कि जिस कंपनी के अगेन वो भी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, जिस कंपनी के आगे पीछे कोई नहीं है, आप उसके साथ मुआहदा करें 20% पाकिस्तान के एसेट। अब मैं कहता हूँ बाहर से भी रिकवर करवा रहे हूँ, उस कंपनी के पास क्या ऐसी चीज़ थी जो रजिस्टर्ड नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू, आपको ब्रीफिंग करने के बाद उन्होंने उसको रजिस्टर किया, 1 महीने के अंदर आपने उनको मुआहदा कर लिया, और 3 महीने बाद लंदन की कोर्ट में बयान दे रहे थे, इन्होंने बयान दिया जो अभी आया था, उसका अगेन आर्बिट्रेशन का फैसला आया, इन्होंने कहा जनाब 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पता चल गया था कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है, और मेरे साथ जो उन्होंने बातें की थी, इन्होंने इन ब्रॉडशीट ने और इनकी कंपनी के लोगों ने, सारा फ्रॉड था, इनके पास कैपेसिटी भी नहीं थी, स्किल भी नहीं थी, और ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते थे। ये जनरल अमजद ने कहा कि मुझे 3 महीने के अंदर अंदर ये पता चल गया था कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है। अब अगेन मुझे ये लगता है, मेरी रीडिंग है मादरत के साथ जज साहब से, जस्टिस अजमत शेख साहब से, इन्होंने वो लंदन आर्बिट्रेशन वाले फैसले शायद इनकी आंख से नहीं गुजरे, या इन्होंने वहाँ पे हमारे जर्नलों ने जो 3 साबिक चेयरमैन रहे हैं नैब के, इन्होंने उनकी वहाँ पे जो बयानात उन्होंने अपने दिए थे, इन्होंने वो बयानात में नहीं पढ़े। ये बयानात पढ़ते तो इनको बहुत सारा पता चल जाता कि जनरल अमजद ने वहाँ क्या कहा है, जनरल खालिद मकबूल ने क्या कहा है, जनरल मुनीर हफीज़ ने क्या कहा है, और अब आपके सामने बैठ के क्या बयानात दे रहे हैं। बड़ा फ़र्क है उनमें अच्छी खासी आप देखें ना फ़र्क है, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बाद में बताता रहूँगा। सो इन्होंने जनरल अमजद साहब को भी इन्होंने कर एरर ऑफ जजमेंट दे दी, वो सारा कसूर उन पर चला गया, फ़रूक आदम साहब का चला जी, ठीक है, फ़रूक आदम साहब पे चला गया। इसके बाद नेक्स्ट इन लाइन आते थे जनरल खालिद मकबूल आ गए, जनरल खालिद मकबूल भी इनके सामने पेश हुए, उन्होंने भी वही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा जनाब कि वो आए थे, हम काम कर रहे थे, बैठे हुए थे, सारा कुछ। अब जनरल खालिद मकबूल के लिए जो मसला था कि जब यहाँ नवाज शरीफ साहब की डील हो गई थी जनरल मुशर्रफ साहब से, और वो बैरून मुल्क वो चले गए थे, तो अब इसमें वो कहते हैं खालिद मकबूल साहब ने उनको बताया, इसको कमीशन कहो कि जो ही यहाँ से नवाज शरीफ साहब चले गए तो उसमें पैनिक ये फैल गया था ब्रॉडशीट में। बेसिकली वो उनको फॉलो कर रहे थे, उन्हीं के पीछे वो लगे हुए थे, और उसमें से जो उनको रिकवरीज होनी थी जो पाकिस्तान में भी हुई बाद में, उसमें से अपने शेयर मांग रहे थे। वो तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील होगी आपकी, आपने उनको बाहर भेज दिया। अब इसमें ये भी नहीं बताया इन्होंने कि ये खालिद मकबूल साहब ने उसको कहा था ब्रॉडशीट को कि हम आपके काम से मुतमईन हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको $5 लाख जो है ना वो आपको देंगे, बोनस के तौर पर दे देते हैं,
गुडविल के तौर पर। एक ये कह रहे, जिन अमजद ये कह रहे थे, उन लंदन कोर्ट में उन्होंने बताया था कि हम उनके काम से मुतमिन नहीं थे, हमें झूठ बोला था, गलत बयानी की गई थी। और उस पर दूसरी तरफ ये जो है खालिद मकबूल साहब कह रहे हैं नहीं जनाब हम उनके काम से मुतमिन थे, हमने तो उनको दफ्तर भी दिया हुआ था यहाँ पे, और जिन अमजद साहब दे के गए थे, तो हम तो बैठ के $5 लाख भी उनको दे रहे थे। एक तरफ एक जनरल साहब उनसे गैर मुतमिन है, दूसरे जनरल साहब उनको बोनस दे रहे परफॉर्मेंस का, उस पर भी जनरल या खालिद साहब पे कोई ऐसा आपको फाइंडिंग नहीं मिलती, कोई उन पर एडवर्स या रिमार्क्स आपको नहीं मिलते कि पूछा जाए कि भाई साहब आपने जर्नलों ने बैठ के आपस में जो नैब चेयरमैन थे आपने कोई नोट्स नहीं एक्सचेंज किए होते, कितना बड़ा मुआहदा आपने किया हुआ था कि जनाब के पाकिस्तान से भी जो रिकवरी होगी उसमें से हिस्सा मिलेगा, बैर से भी मिलेगा, उस पर भी उनको कोई वो टच नहीं किया गया, वो भी एक तरह से उनको क्लीन चिट मिल गई। तीसरे हम आते हैं उस पर नंबर पे, वो जनाब मुनीर हफीज़ साहब हैं जिन्होंने इस कंट्रैक्ट को सारा उन्होंने स्क्रैप किया था। अब उनका ये कहना है कि जनाब कि आप लोगों ने कोई काम ही नहीं कर रहे थे उनके दौर में। अब मुनीर हफीज़ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ना होने के बराबर थे, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे थे, इनके पास कोई ऐसा कोई अगेन हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग जो हमने टारगेट बंदे दिए हुए थे तो कुछ हमें नहीं मिल रहा था, कोई पैसे नहीं आ रहे थे, कोई रिकवरीज नहीं आ रही थी, बल्कि नैब जो है वो खुद बहुत सारे काम जो है अपनी तरफ से कर रहा था वो। तो उनका ये कहना था कि हमने इनके साथ अगर इसलिए काम बंद कर दिया कि लंदन के हमने बाकायदा वो जो लॉ फर्म थी उनसे ओपिनियन भी ली थी हमने, उन्होंने भी यही कहा जनाब कि आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लिहाजा ये टर्मिनेशन कर देना जो है ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। वही टर्मिनेशन जो बाद में आर्बिट्रेशन में लेके गए और बाद में 2 पेमेंट्स की गई थी, एक $2.2 मिलियन की थी इन्होंने इंटरनेशनल एसेट रिकवरी यूनिट को, और फिर उन्होंने साथ में एक ब्रॉडशीट के साथ भी मुआहदा किया था जो फ्रॉड किया गया था, जिसकी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें अमर बिलाल, सूफ़ी साहब, अब्दुल बासित साहब और दीगर लोग आते हैं। सो वो ये कहते हैं मुनीर हफीज़ साहब जो कुछ भी कर रहे थे वो लीगली तौर पर ठीक कर रहे थे, उनको क्योंकि वहाँ पे कहा गया था, उनको इंटरनेशनल ये जो सोलिसिटर्स थे उस लंदन के उन्होंने इनको एडवाइस किया था, तो लिहाजा इन्होंने बिल्कुल इन लाइन विद एडवाइस इन्होंने अमल किया और उसको टर्मिनेट कर दिया कंट्रैक्ट को, जो बाद में आर्बिट्रेशन में चला गया। सो उसमें जनाब मुनीर हफीज़ साहब को भी दे दी। अब इसमें 2-4 इसमें अहम चीज़ें एक और भी आती हैं। अब ये नहीं बता रहे कि भाई साहब जब आपको वो कह रहे थे सारे के सारे, आपको अगर याद होगा उसमें एडवर्ड मंसूरुल हक साहब जो हैं उनके हवाले से उन्होंने आपको ढूंढ कर दिया। ये सबसे बड़े जो कैचेस थे जो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान, नैब और हमारे नैब चेयरमैनों के लिए एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक उनको एम्बेरसमेंट होगी जनाब मुशर्रफ साहब के लिए कि वो ये इसमें कहते हैं रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा, उसने ब्रॉडशीट का कहना था कि हमने आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं इनके आपको ढूंढ कर दिए, ऑफशोर कंपनियां ढूंढ के दी, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर ढूंढ के दिए, आपने उनसे रिकवरी करने के बजाय उनको पहले वाटर एंड पावर का मिनिस्टर बना दिया, बाद में आपने उनको उठा के वजीर दाखिला बना दिया। सो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब जो टारगेट हम आपको ढूंढ कर दे रहे थे, नैब उनके साथ प्ली बारगेन कर रहा था या नैब उनको वजीर बना रहा था, तो हम क्या करते इसके बाद। और जो बड़ी मजे की चीज़ है मुनीर हफीज़ साहब ने इसमें की, वो मुझे हंसी आ रही है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने बाद में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले भी गए थे, सऊदी अरेबिया चले गए थे डील के बाद, जनाब मुशर्रफ ने उनको बाहर भेजा, इन्होंने फिर भी कहा उनको कि आप उनके एसेट्स ढूंढते रहें, दुनिया भर में कहीं मिलते हैं एसेट्स तो ढूंढते रहें, भाई आप उनके जिम्मे कैसे काम लगा रहे हैं। डील हो गई, वो पाल्डन लेके चले गए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रोक गई थी, नैब ने रोक दी थी, सब कुछ कर दिया था। आप ये कह रहे हैं नहीं, आप फिर भी उस ब्रॉडशीट को कह रहे हैं, ये मुनीर हफीज़ साहब कह रहे हैं आप ढूंढते रहें, शायद कहीं इनकी जदादें मिले तो हमें बताएं। आपको पता चल भी जाता उन जदादों का, आपने क्या करना था, आपने तो कुछ नहीं करना था क्योंकि बंदे नहीं है, वो तो चले गए थे, उसके बाद डील नहीं हो सकता। ये सारा मजाक उन्हें भी पता था, 3 हमारे स्पेशल जनरल खालिद मकबूल साहब को और जनरल ये मुनीर हफीज़ साहब को, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं हो सकता, ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने डील कर ली थी, उनको पॉलिटिशियन चाहिए थे, अपनी हुकूमत बनानी थी, उनको वजीर बनाना था, लिहाजा बाकी उसके बाद लिप सर्विस हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। सो ये जो उसमें 3-4 मतलब 4 जनरल बनते हैं, जनरल मुशर्रफ बनते हैं, जनरल मुनीर हफीज़ हैं, जनरल खालिद मकबूल हैं और जनरल अमजद हैं, उनके हवाले से इस रिपोर्ट में आपको एडवांस कमेंट्स नहीं मिलते। एडवांस कमेंट्स मिलते हैं किन लोगों पे, वो मिलते हैं आपको अब्दुल बासित पे, ये जो पाकिस्तान के वहाँ पे वो रहे हैं, डिप्टी हाई कमिश्नर थे वहाँ पे, उसमें लंदन में थे और बाद में आपको याद हो इंडिया में भी हाई कमिश्नर रहे, फॉरेन सेक्रेटरी बनते बनते रह गए थे। सो उन पे उन्होंने जो आके अपनी फाइंडिंग दी है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उन्होंने बताया है कि इतना बड़ा सीनियर आदमी जो है, कोई अंग्रेज़ आपके पास आता है, ये गोरा आ जाए, बड़े सख्त कॉमेंट है जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कोई गोरा जो है आपके साथ अमेरिकन एक्सेंट में बात कर ले, तमाम पाकिस्तानी पैरालाइज्ड हो जाते हैं, फिर कोई होश हवास नहीं रहता, वो गोरा जो कुछ कराए इनसे करा सकता है। सो उसमें उन्होंने बताया है कि बहुत सारे उसमें उन्होंने जिस पे सिग्नेचर किए थे वो बड़ा एक इन्होंने अहम
टाइम इशू इसमें रेज़ किया है कि जब आप उनके सिग्नेचर ले रहे थे तो इनके पास पासपोर्ट की कापी भी थी और एग्रीमेंट में भी सिग्नेचर थे। अब ये कह रहे हैं जस्टिस साहब के अगेन जो उनके पासपोर्ट पे सिग्नेचर थे जेम्स जेरी के ब्रॉडशीट वाले के, और जो उसने एग्रीमेंट पे साइन किए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो सवाल यह है कि क्या एक हमारा डिप्लोमेट है, आप उनको पेमेंट कर रहे हैं $1.5 मिलियन की कर रहे हैं, कंपनसेशन उनको दे रहे हैं, आपको नहीं देखना चाहिए था कि उनके दोनों में सिग्नेचर में कितना फ़र्क है? फिर आपने जो आपका अकाउंट टाइटल था, अकाउंट टाइटल के बगैर आपने उसको आके मुआहदा कर दिया, आपके साथ उन्होंने रूटर नंबर वगैरह दे दिया, लेकिन अकाउंट टाइटल नहीं था। बहुत सारे उसमें फिल एंड ब्लैंक्स थे जो उन्होंने बाद में किसी ने फिल करने थे, आपने उस पर भी साइन कर दिया जो आपको नहीं करने चाहिए था। ऐसे लंदन का वो जो हाई कमीशन है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, रिकॉर्ड गायब है। शाहिद अली खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका कुछ अगेन इसमें रोल बताया गया है कि वो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो उन्होंने बड़ी उन पर सख्त उस पर तनकीद के बासित साहब जो हैं कि उन्होंने बड़ा कैजुअल स्टाइल में सारी चीज़ें हैंडलिंग की हैं। फिर उन्होंने अहमद बिलाल सूफ़ी साहब पे उन्होंने बड़ी अच्छी खासी तनकीद की है, जो कि बनती भी है कि अहमद बिलाल सूफ़ी साहब जो हैं उनको कैसे नहीं पता था कि जनाब की लिक्विडेशन हो रही है, इसकी ये जो ब्रॉडशीट है जिसको पेमेंट करने जा रहे हैं, ये 2007 में ये तो लिक्विडेट हो चुकी है, बिक चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। जो कंपनी दिवालिया हो चुकी है उसके साथ बैठ के आप डील कर रहे हैं, उसको आप आके $1.5 मिलियन की पेमेंट करवा रहे हैं, और वो पेमेंट जो है बगैर उसमें फिल एंड गैप, उसमें फिल एंड वो कहते हैं ब्लैंक्स होते हैं, जो फिल एंड ब्लैंक्स होते हैं जो वो छोड़े हुए थे, मतलब जो बाद में चीज़ें फिल की जा सकती हैं। ये सारे निगोशिएशन वगैरह जो हैं ये अहमद बिलाल सूफ़ी साहब करवा रहे हैं। तो अहमद बिलाल सूफ़ी साहब पे बड़े सीरियस सवाल उठते हैं। मेरा ख्याल है उनको बहुत सारे सवालात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जिस कंपनी के साथ, फ्रॉड कंपनी के साथ उन्होंने डील करवाई थी और जिस कंपनी को पेमेंट करवाई थी, एक अलहदा $1.5 मिलियन उनको करवा दी। उसके बाद जो दूसरी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी उसने जाके फिर केस कर दिया, जो मूसवी साहब ने, जो बाद में हुकूमत पाकिस्तान $70 मिलियन जो है उन्होंने क्लेम कर लिया, आर्बिट्रेशन में जाके पैसे ले लिए। सो एक डबल वहाँ पे उन्होंने जेओपर्डी की। तो पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपके डिप्लोमेट्स हों, नैब में बैठे थे, लॉ मिनिस्ट्री में बैठे थे, या आपके दीगर महकमों में बैठे थे, पता चलते कि किसी को पाकिस्तान के यहाँ पे मफादात को आके प्रोटेक्ट करने की कहीं पे कोई जहमत नहीं की गई। वो कहते हैं पहाड़ों से या उसे दरख्तों से पैसे उगते हैं, लिहाजा डॉलर थे, पैसे थे, वो बांटते गए। बहरहाल दाद दें, हमारे यहाँ पे मिलिट्री के ऑफिसर्स हूँ जो बड़ी टॉप पोजीशन पे थे, जनरल मुशर्रफ साहब ने काम किया, उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को डील दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे मांगे कि पैसे दें जी, नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर जाने दिया है, आपने सेटलमेंट किया, हमें पैसे दें, वो आपको देने पड़ गए। सो हुकूमत पाकिस्तान का लॉस जो हुआ, हमारा जो लॉस हुआ, जो कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में से बड़ा क्लियरली, जैसे मैंने कहा, बड़ी लंबी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको मुख्तसर करके बताई हैं कि कैसे फाइल वर्क हो रहा था, कैसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, किस तरह के या मुआहदे जो हैं वेट किए जा रहे थे, नहीं किए जा रहे थे, और हमारी ब्यूरोक्रेसी का क्या रवैया था, हमारे फौजी अफसरान भाई जो बैठे हुए थे वो किस तरह के मामलात को आके हैंडल कर रहे थे, कितने कैजुअल वो थे। बहरहाल इस रिपोर्ट को अगर सामने रखें, इस रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके जनरल उसके अमजद साहब के और जो लंदन में दिए हैं, दोनों में आपको फ़र्क लगता है। बहरहाल अल्टीमेटली किया वही कुछ किया जो पाकिस्तान में किया जाता है कि ताकतवर लोग जो हैं, हमारे साबिक फौजी जनरल जो हैं, वो पावरफुल लोग हैं। अब साफ ज़रा उन पर क्वेश्चन करना, उन पर आके कोई कमेंट करना, उनकी कोई गलती निकालना, ये जस्टिस अजमत शेख साहब जो है ना, वो ये काम उनसे नहीं हो सका, जो मेरा ख्याल है बनता था। स्पेशली जनरल उनसे सवालात बनते थे, उनसे जनरल अमजद साहब से, वो इतने कैजुअल तरीके से नहीं बता सकते थे कि नहीं जनाब कि बस ये मेरी एरर ऑफ जजमेंट थी, मैंने उन पर एतबार कर लिया था। फ़रूक आदम साहब पे बहुत बड़ा मुआहदा कर रहे थे, आपको एक चीज़ देखनी चाहिए थी। या बाद में हमने बाकी देखा खालिद मकबूल साहब जो एक साल के लिए रहे, या जिन्होंने टर्मिनेट किया, मुनीर हफीज़ साहब जो हैं, एक आप अब उनके तो खैर मैं दाद देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वहाँ ज़्यादा पहुँच चुके हैं और पहुँचे हुए 2 साल हो गए। वो ब्रॉडशीट को अभी भी कह रहे हैं यार कोई शरीफों को देखो, ढूंढो इनके एसेट जो हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते। बहरहाल एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है इसमें हमारे सिविलियन जो ऑफिसर्स हैं उनकी इंक्वायरी भी होगी, एक्शन भी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन हमारे जो ये 4 उसमें जनरल मुशर्रफ हैं, जनरल अमजद हैं, जनरल मुनीर हफीज़ हैं, जनरल खालिद मकबूल हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका कोई कसूर नहीं है, ना उनसे कोई गलती हुई है। सारी गलतियां जो हुई हैं, जो मैंने आपको बताया, वो सिविलियन अफसरान से हुई हैं, और डेफिनेटली इसमें सिविलियन अफसरान को सज़ा मिलेगी। वो सज़ा मिलती तो नहीं होती, बस हमारा दिल खुश हो गया, आपका भी हो गया, हमारा भी खुश हो गया कि रिपोर्ट आनी थी आगे, आपने भी पढ़ ली, हमने भी पढ़ ली, कोई सुना ली, बस 2-4 दिन ये काम चलेगा, फिर कोई नया कोई बम गिरेगा उस पर आप बात करेंगे, हम बात करेंगे, और इसी तरीके से आपका हमारा काम भी चलता रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी चलता रहेगा।